हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ब्रेकअप्स एक ही दिन में नहीं होते हैं। छोटी छोटी सी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में असर होता है और धीरे धीरे वो टूटता नजर आता है। आपने कई बार ऐसे कुछ रिश्ते देखे होंगे जहाँ पर कोई बहुत बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई धोखा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम एक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है पैटर्न्स। कुछ हमारे आदतों की ऐसी पैटर्न्स होती है जिसकी वजह से हम लोग उन रिश्तों को बहुत जल्दी ख़त्म करने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि हमें खुद को ही नहीं पता कि हम खुद अपने रिश्तों का गला घोट रहे हैं, हम खुद उन रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसे 5 आदतें, कुछ ऐसे 5 हैबिट्स जिनकी वजह से हम अपने रिश्तों में फेल हो जा रहे हैं। तो अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है पूरी, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी 5 टॉक्सिक हैबिट्स जिसकी वजह से हम अपने रिश्ते को डैमेज कर देते हैं। जिसमें से पहला हैबिट है साइलेंट ट्रीटमेंट। मुझे कुछ बात नहीं करनी अब आगे इससे। ये लाइन कितनी बार आपने कितने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जहां पर लोग साइलेंटली अपने आप को पीछे कर लेते हैं, यानी कि उस झगड़े को नहीं बढ़ाते हैं या फिर कहीं ना कहीं डर लगता है उनको। साइकोलॉजिकल रीजन तो यही कहता है कि चाइल्डहुड से जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया गया होता है, वो लोग मैक्सिमम पार्ट में क्या करते हैं, किसी भी झगड़े में या किसी भी कम्युनिकेशन में अगर उन्हें लगता है थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो सकता है तो वो पहले ही साइलेंट हो जाता है। तो वो हर बार साइलेंट होते होते हर एक चीज़ का सॉल्यूशन उन्हें लगता है कि साइलेंट होना इज़ ओके। बट इसका असर आपके रिलेशनशिप पर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि आपके साइलेंट होने की वजह से हो सकता है सामने वाले पार्टनर में एक कॉन्फिडेंस जो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुका होता है और जिसकी वजह से शायद आपका इमोशनल जितना भी बैलेंस होता है, आपका इमोशनल हर्ट कुछ ज़्यादा होने लगता है और आप उस इमोशनल हर्ट के बारे में किसी से बात तक नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बात नहीं करने से कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी, बात नहीं करने से आप जो खुद को पनिश कर रहे हैं, सामने वाले को पनिश कर रहे हैं, प्लीज़ ये पनिशमेंट भी नहीं है, ये इमोशनल डिस्टेंस है जो आप एक दूसरे के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। और धीरे धीरे यही डिस्टेंस आपके रिश्ते में आने लगता है और धीरे धीरे वो रिश्ता टूटने लगता है। यस, नाउ सेकेंड हैबिट, ओवर कंट्रोलिंग। तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत बैठो, ये चीज़ मत खाओ। लाइक हर चीज़ के बारे में उसे कंट्रोल करना। यकीन मानिए ये कहने से आपका केयर नहीं झलकता, आपका कंट्रोलिंग झलकता है। और साइकोलॉजिकली अगर हम कोई रीज़न निकालें इसके पीछे, तो ये है कि अगर कोई इंसान ओवर कंट्रोलिंग है, इसका मतलब ये है कि या तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इस रिश्ते को लेकर के, खोना नहीं चाहता, यानी कि एक फियर ऑफ लॉस है उसके अंदर कि पहले कोई पास्ट ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से अभी तक वो यही सोच रहा है कि यार पहले भी मैंने ऐसी कोई गलती करी थी, मैंने अगर पहले कंट्रोल कर लिया होता तो शायद वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती या पहला कोई रिश्ता नहीं टूटा होता। कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस जो उसके दिमाग में है, उसकी वजह से वो ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंड द थर्ड रीज़न हो सकता है कि उसे सेल्फ वर्थ नहीं पता अपना, यानी कि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है ना कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं सामने वाले पार्टनर के लिए इतना इनफ नहीं फील करता हूँ या मैं इतना वर्दी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन फिर भी अगर वो मेरे साथ रह रही है तो एक डर लगा सा रहता है अंदर, जिसमें हो सकता है कि ये रहे कि पता नहीं कब उसे मुझसे बेटर कोई इंसान मिल जाए, वो मुझे छोड़ करके चली जाए। और उसी की वजह से हम लोग ओवर कंट्रोल करते रहते हैं। फिर आपने एक एग्जाम्पल तो सुना ही होगा कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो एक मिट्टी की तरह होते हैं, यानी कि वो किसी रेत की तरह होते हैं जिसे अगर आप मुट्ठी में पकड़ोगे और जितना ज़्यादा टाइट आप उस मुट्ठी को बंद करोगे, वो रेत उतनी ही जल्दी फास्ट आपकी हथेली से निकल जाती है। तो जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे, आपका रिश्ता भी आपके हाथ से निकल जाएगा। सो ज़्यादा कंट्रोल करना इज़ ऑल्सो अ हैबिट जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटने पर मजबूर हो रहा है। यस, अभी कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का
डायरेक्टली अगर आप साइकोलॉजिकल रीज़न अगर ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ रीज़न जो मुझे समझ आते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपको एक आदत है परफेक्शनिज्म की। कई बार हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ दिखता है। हम सामने वाले की कभी कोई अच्छाई नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही परफेक्शन है, और उस परफेक्शन की वजह से हम कभी भी उसकी कुछ अप्रिसिएशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आदमी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उस पार्टनर की लाइफ में, यानी कि शायद हो सकता है उसके बचपन से उसे कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिला, कभी भी उसे किसी ने प्रशंसा नहीं करी, और शायद उसे भी बार बार वो पिंच किया गया, वो दुखती हुई नस पे बार बार हाथ दबाया गया। तो शायद हो सकता है कि उसकी लाइफ में उसे जो चीज़ मिली है अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो चीज़ दूसरों को दे रहा है। तो जिन चीज़ों से आप भरे होते हैं ना, वही चीज़ें आप दूसरों को दे पाते हो। बट याद रखिए, क्रिटिसिज्म से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। एंड द फोर्थ हैबिट, दैट इज़ कंपैरिजन, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। देखो उनके हस्बैंड को, वो उन्हें स्विट्ज़रलैंड लेकर के गए इस बार घूमने, आप इस बार वेकेशन में हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं? आप उनको देखिए जो हमारे बाजू में रहते हैं, शर्मा जी के बेटे, उनका अभी अभी तो उनको प्रमोशन मिला है और उन्होंने अपनी बीवी को एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया है। कंपैरिजन, जब जब हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं तो हमारे रिश्ते में आपको लगता है कि सुधार आएगा? दूसरों की बातें करके आपको लगता है कि अपने फीके हुए या फिर अपना जो रिश्ता जो मुरझाया हुआ है उसको आप खिला पाएंगे? आप कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं ये कंपैरिजन वाली, और इसका साइकोलॉजिकल रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया की वजह से हमारे दिमाग में वो चीज़ें बनने लगती हैं और लोगों से हम कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर लाइफ, और हमारे पार्टनर से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि वो सब कुछ नहीं करता जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। और एक साइकोलॉजिकल रीज़न जो मुझे समझ आता है, जहाँ पर हमें वैलिडेशन की नीड होती है। हमें ये चाहिए कि कंपेयर करते हैं, जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि यार वैलिडेशन हमें चाहिए कि यार दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर मी, और ये शायद डिज़र्विंग नहीं है मेरे लिए। तो उन चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन की वजह से हमारा रिश्ता सुधरता नहीं है। आई एम रियली सॉरी, उसकी वजह से हमारा रिश्ता और ज़्यादा डाउनग्रेड होता है। और कंपैरिजन से आप सामने वाले पार्टनर को हमेशा एक बात फील करवाते रहोगे कि ही इज़ नॉट इनफ और शी इज़ नॉट इनफ फॉर यू। वो जितना है, जो है, जैसा है, उससे ज़्यादा बेटर आपको चाहिए, उससे ज़्यादा बेस्ट आपको चाहिए। तो ये कंपैरिजन आपके रिश्ते को हमेशा डाउनग्रेड करेगा। सो कम ऑन, अगर ये आदत आपकी है तो प्लीज़ एक बार खुद से असेस करिए कि क्या ये फोर्थ नंबर का हैबिट कहीं आपका तो नहीं। एंड द फोर्थ हैबिट, दैट इज़ इमोशनल नेगलेक्ट। अगर इस टर्म को हम अपनी देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कई ऐसे रिश्ते आपने देखे होंगे जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ, लाइक वो लोग कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और उन दोनों में से अगर कोई दुखी है, या मान लीजिए कि बेबी बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है, और हस्बैंड जब घर पे आता है तो वो उसे ये तक नहीं पूछता कि तुझे क्या हुआ। उसे कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल रीज़न इसके पीछे हो सकता है कि उस हस्बैंड को शायद ये इमोशनल अवेयरनेस ही नहीं है कि किसी का अपसेटनेस, या फिर सामने वाला अगर उदास है, दुखी है, तो उससे जाकर के मैं कुछ पूछूं या फिर मुझे उसकी इमोशंस समझ में आए। और हो सकता है वो अपने खुद के इमोशन से ही अवेयर नहीं है। ऐसे में वो उस सिचुएशन को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है। काफ़ी बार ऐसे रिश्तों में ना डैमेज उस टाइम पे नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम के बाद जा कर के वो डैमेज उनको समझ में आता है कि यार मैंने कभी उसे फील ही नहीं होने दिया, या फिर मैंने कभी खुद से फील नहीं किया कि यस मैं उसके लिए कुछ अच्छा फील करता हूँ, मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इमोशनली खुद को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही तो है,
ये एक माइंडसेट होता है कुछ लोगों का, जहाँ पर वो अपने इमोशंस को साइड में रख करके हर चीज़ को बेस्ट देखते हैं या फिर बेटर देखते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। मैं और मेरी वाइफ आज जैसे बात तो करते हैं, हम बैठते हैं साथ में खाना खाते हैं, ठीक है, इट्स ओके। सो वो अपने खुद के इमोशन से अवेयर नहीं है और सामने वाले के इमोशन से भी अवेयर नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि वो सामने वाले को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहा। और एक रीज़न हो सकता है जहाँ पे इमोशनल नेगलेक्ट तब होता है जहाँ पर उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है और ऐसी ज़िंदगी उसने अपने आसपास बना ली है जहाँ पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहा है, जहाँ पे वो अपने इमोशंस को देख ही नहीं पा रहा। सो यस, इमोशनल नेगलेक्ट की वजह से भी धीरे धीरे आपके रिश्ते में वो जो मिठास होती है वो ऑटोमेटिकली कड़वाहट में बदलने लगती है। सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग टॉक्सिक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो बुरे होते हैं। लोग टॉक्सिक इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि बचपन से लेके आज दिन तक उनको कभी भी रिश्तों को किस तरीके से हेल्दी बनाना है, बिहेव कैसे करना है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है किसी के सामने, ये चीज़ें सिखाई नहीं गई। सो रिश्तों को तोड़ने के लिए बहुत बड़े रीज़न की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी गलतियां या फिर छोटी छोटी हैबिट्स ही काफ़ी होती हैं जो आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती है। अगर आपको भी लगता है कि इन पांच हैबिट्स में से कोई भी ऐसी हैबिट जो आपके रिश्ते को टॉक्सिक बना रही है या फिर आप टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, तो जल्दी से बिल्कुल बिना सोचे समझे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी इन आदत को बदलना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।